अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। नाज़रीन, आज बड़ी अहम समाअत हुई और बड़े अहम फैसले आए और दूसरी जानिब इंतखाबात की भी गहमा गहमी है। इंतखाबात 2024 लाडला कौन है और लेवल प्लेइंग फील्ड किसके लिए सजाई जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो अहम फैसला था आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली को ख़त्म कर दिया गया है और इसी हवाले से ज़रूर बात करेंगे। जबकि बिलावल भुट्टो का जो एक जेस्चर आया है, एक बयान सामने आया है जिस पर बुजुर्ग सियासतदानों से उनकी शिकायत शायद ख़त्म हो गई है या उन्होंने लड़ाई अभी छोड़ दी है। निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं कि हुकूमत किसी की भी हो, इक़्तिदार मुंतकिल करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। आवाम मुंतखब नुमाइंदों से क्या उम्मीद करते हैं और इलेक्शन 2024 जो है वो आवाम के लिए क्या कुछ चीज़ें लेकर आएगा। ऐसा लगता है कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उसके हवाले से इंतखाबी मुहिम कुछ सुस्त है या शायद कुछ सुस्त रवि का शिकार है। वजह क्या है इसकी? सीट एडजस्टमेंट इसकी वजह है या फिर जो टिकट की तकसीम है वो इसकी वजह है? इस बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सियासी दर्ज हरारत अपने उरूज को पहुंच चुका है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं और टिकटों की तकसीम जो है वो पार्टियों के लिए एक चैलेंज बनी हुई है, उनके लिए एक दर्द-ए-सर बना हुआ है। जबकि आज बड़ी एक अहम बैठक भी हुई है जिसका नतीजा कुछ नहीं निकला है, लेकिन बहरहाल उसको अहम इसलिए कहा जा सकता है कि शायद आने वाले वक्तों में कुछ जो नई चीज़ कोई सामने आ सके। MKM और नून लीग की आज बैठक हुई है लेकिन जो नतीजा था वो बेसूद रहा। मामला दोबारा जो क़यादत है उसकी तरफ चला गया। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, लेकिन तैयारियों में वो गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। तमाम टॉपिक्स पर बात करेंगे। हमारे साथ जो स्टूडियोज़ में गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ। राव इमरान सुलेमान साहब हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और मोहम्मद इब्राहिम सुमरो एडवोकेट साहब हैं और सियासी रहनुमा। साथ ही साथ इनका एक और तारुफ भी है कि ये आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, इसलिए इनकी मौजूदगी बड़ी अहम यहाँ पर होगी। हाफिज़ अब्दुल बर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और यहाँ पर आप आए। अच्छा, पहले मैं बात करना चाहूँगी राव इमरान सुलेमान साहब, आपके तज्ज़ियों से तो सभी इस्तिफ़ादा हासिल करते रहते हैं। आज बड़ा अहम दिन था, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अहम फैसला आया है आज आर्टिकल 62(1)(f) का, और ताहयात नाअहली ख़त्म हो गई। अब सिर्फ 5 साल की नाअहली है, यानी अगर कोई करप्शन या कोई चीज़ साबित हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो नाअहली का अगर फैसला आता है 5 साल के बाद वो फिर इलेक्शन में इन हो सकते हैं। कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस फैसले के बाद बहुत सी जगहों पर ये बातें सुनने को मिली होंगी हमें कि इस वक्त अदलिया और हुकूमती ढांचा जो है वो एक पेज पर है। और इस आपको मैं बताने से पहले कहूँगा कि ये भी अदलिया की बदकिस्मती कह लें इसे, कि अगर उनका कोई फ़ैसला अपोजिशन के हक़ में आ जाता है तो हुकूमती ऐवानों में शोक बर्पा हो जाता है, और हुकूमत के हक़ में आ जाए तो उन्हें अपोजिशन के जानिब से ये तनकीद का सामना करना पड़ता है कि अदलिया जो है वो हुकूमत के दबाव में है। अच्छा। लेकिन आज जो फैसला आया है मियाँ नवाज शरीफ साहब या इसको साथ में जहांगीर तरीन के लिए, उसमें मैं नवाज शरीफ साहब के लिए ये कहूँगा, नहीं, उनके लिए फैसला तो नहीं आया, ये तो ओवरऑल है। ठीक है, लेकिन देखिए बात तो इन दोनों के केस तो इन दोनों के ऊपर ही चल रहा था। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का मैं ये कहूँगा कि बड़े सख्त जान सियासतदान साबित हुए। अच्छा। अगर हम देखें ना इस मसले को, आज के दिन को, तो थोड़ा सा हम देखें तो थोड़ा नफरत वो तनकीद की सियासत को जरा 2 मिनट के लिए छोड़ दें तो देखिए कि उनको 3 बार धक्के देकर निकाला, आराम से नहीं निकाला, बहुत बुरी हालत थी। तीनों बार उन्होंने एक सख्त जान सियासतदान की तरह अदालतों से राब्ता किया और सुरखरू होकर निकले। अच्छा, ये एक बड़ी बात है। अच्छा, अब बात आ गई है कि उनकी नाअहली का, तो भाई नाअहली तो जिस दिन वो तशरीफ लाए थे उसी दिन खत्म हो चुकी थी। बस वो था कि बाकायदा ऐलान करना बाकी था। तो नाअहली ख़त्म होने के बाद अब ये हो गया कि भरपूर तरीके से एक सियासतदानों की तरह वो इलेक्शन कैंपेन करेंगे, जल्द से जुलूस कर सकेंगे। वो जो पीपल्स पार्टी ने हफ्ता पहले एक मंशूर निकाल दिया था, वो नवाज शरीफ साहब के इस दिन का इंतजार था, इंतखाबी मंशूर जो था वो मेरे ख्याल से उनको बने हुए भी 10-12 दिन हो चुके, बस पेश करना बाकी था। कल परसों पेश कर दिया जाएगा। जुलूस नहीं हो रहे थे नून लीग के, तो यही वजह थी इनके, बिल्कुल यही वजह थी। अब नवाज शरीफ साहब भरपूर फॉर्म में सामने आएंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि इसका मतलब ये नहीं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अब वज़ीर आज़म बन जाएंगे। अच्छा, देखें, ये
जो इल्ज़ाम की सियासत चल रही है, ये सीधा सीधा बात जाती है हमारे इस्टेब्लिशमेंट पे कि वो कहते हैं कि फौज ने फैसला कर लिया है कि नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चल रही है। मैं समझता हूँ बड़ी बड़ी रूमर्स चल रही हैं भाई, पता नहीं कैसी कैसी खबरें, मतलब हैरत होती है। लेकिन अगर इस तरह की बात करें तो मेरा एक ये तज़िया है, जरा नोट कर लें। शायद ये क्लिप मैं किसी दिन आपको दिखा दूं कि अगर मुस्लिम लीग नून को लाने का फैसला हो चुका है तो वो नवाज शरीफ नहीं होगा। अच्छा, उनके पिछले जमाने के अगर आप बुलेट्स उठा के देख ले तो वो सीधे सीधे इदारों के सीने पर रखकर फायर किए गए। ठीक है, डॉन स्कैंडल से ले ले आप, सही। शुरू हो जाए। ठीक है। ना तो उनकी बेटी में जज्बा है इदारों के एहतराम करना उनमें, वो उस शख्स को लेकर आएंगे जिसका नाम शहबाज शरीफ है, जिसने 16 माह में वो काम कर दिखाया जो 75-76 सालों के अंदर किसी सियासतदान ने नहीं किया। उन्होंने भरपूर तरीके से इस इदारे को, जो आप समझते हैं कि अगर हुकूमत लेकर आ रहे हो तो उसको भरपूर काबू में किया हुआ है। एक ऐसा घनचक्कर चलाया जाएगा जिसमें नवाज शरीफ साहब सरेंडर करने पर मजबूर होंगे। बताएं आप किसको वज़ीर आज़म ला रहे हैं, तो उसमें अयाज सादिक भी खड़ा होगा, फला भी खड़ा होगा, तो भाईजान सब उसके हक में बैठ जाएंगे, वो होगा मियां शहबाज शरीफ। अच्छा, जबरदस्त प्रेडिक्शन आ गई है आपकी। ये नोट कर। इमरान अच्छा, साहब। प्रेडिक्शन का मामला ये है, पीर साहब पकड़ा, बड़ा अदब करते हैं, उनको पूरा सिंध भरा हुआ उनका। शेख रशीद साहब के पास हर दूसरा कैमरा खड़ा होता है, मोहम्मद लेकिन इब्राहिम अल्लाह साहब की से कसम भी- आज तक कोई भी हुकूमत नहीं गिरी उनके कहने पर। अच्छा, तो हम भी तजिया करें, लेकिन मेरा ये तजिया याद रखें। आपके कहने का मतलब ये है कि अगली पगड़ी आपके सर पे रख दें। रखी जा सकती है, बिल्कुल रखी जा सकती है, याद रखिए इस बात को। इब्राहिम साहब से भी बात कर लेते और हैं, ये बड़ा भी enjoy कर रहे हैं मैं वो। मादत एक चीज कहूंगा हाँ। कि ये याद रखिए, मियां शहबाज शरीफ भी हतमी फैसला नहीं है। अच्छा। एक शख्स वो बिलावल जो है वो बड़ा शोर मचा रहा है, ये रातों रात बात चेंज भी हो सकती है, क्योंकि ये दोस्ती का आगाज बहुत लंबे अरसे पहले कर दिया गया था। इसको थोड़े कम अरसे में करते ना तो बार बार की अदावतें खत्म हो जाती। चल। मेरा ख्याल है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मोहम्मद इब्राहिम साहब से भी बात कर लेते हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। आप तो आज़ाद उम्मीदवार हैं, वैसे ही आप बड़े एनर्जेटिक हैं। आपकी कोशिश है कि हम ये कर दें और वो कर दें, आवाम के दिलों को मुट्ठी में पकड़ लें हम अपने ना। तो अब ये बताइए कि ये जो आज का जो फैसला है इसको आप कैसे देखते हैं? कानूनी नुक्ता क्या है इसके अंदर है? कानूनी माहिर के हिसाब से मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैडम थैंक यू। मसला ये है, ये सज़ाएं भी कोर्ट ने रखी थी जी, आज तायात नाली भी कोर्ट ने ख़त्म की। ठीक है, बिल्कुल सही। अगर मैं कह दूं तो उस वक्त पे हालात के मुताबिक वो क्या बात सही पोजीशन थी, क्या पोजीशन थी, अभी हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या करना चाहिए, ठीक है, जो भी हुआ बेहतर हुआ। क्योंकि आगे जो भी आएगा, हम नहीं कहते तो ये आ जाएं वो आ जाएं, अल्लाह बेहतर करे, हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। ठीक है। हम सिर्फ इसी जज्बे से आए हैं, तो अल्लाह ताला बेहतर करे, किसी अच्छे अशखास इस इलेक्शन में आए। ठीक है। यहाँ पे मौरूसी सियासत हो रही है भाई, जैसे साईं ने बता दिया तो 75 साल से इतनी महंगाई नहीं हुई जिसके लिए साईं ने वजीर आजम का नाम लिया, उसने वो करके दिखाया जो 75 साल में नहीं हुआ। हकीकत है। आए तो वो महंगाई को खत्म करने के लिए आए थे, क्योंकि लेकिन बिलावल भुट्टो ने वो लॉन्ग मार्च किया था लॉन्ग मार्च। महंगाई को कम आज करने भी के वो लिए। ट्रैक्टर पे वो उनके लोग वो चढ़े हुए हैं, तो भाई महंगाई खत्म करें। हालात वहां तक पहुंचा दिए जो मुल्क को इतना धकेल दिया, जो मुल्क की पब्लिक की जो की कंडीशन जो है वो एक मकड़ी की जाल में फंसी हुई है। वो बेचारे नहीं उधर से निकल सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते हैं। ठीक है। मैं तो कहता हूँ अभी उनके लिए ये मौका है। इलेक्शन जो होता है ना, वो पब्लिक के लिए मौका है बड़ा, तो वो अपना लीडर जो है सही उसकी शनाख्त करके वो चुने। सही। अभी बंदा कोई मार्केट जाता है तो अगर टमाटर का 1 किलो भी लेता है तो वो चुन के लेता है, लेकिन हमारे पास पब्लिक में इमोशनली उसको बना देते हैं। देखो 10 करोड़ रुपए की गाड़ी में जो वोटर से वोट लेने आएगा उसको क्या बताते इस गरीब के घर में क्या हालात है, सही। लेबर बेचारा गुजारा कैसे कर रहा है, इसने खाना भी खाया है या नहीं खाया है, इसके बच्चों की क्या कंडीशन। वो तो बेचारा बिरयानी के प्लेट के ऊपर किसी नारे के ऊपर वो तो चला जाता है। लेकिन अभी मीडिया का दौर है, ये आप और हम सबकी जिम्मेवारी इब्राहिम है। साहब, हम तो हर मौके पे इस बात को उठाते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई ये मराद खत्म होनी चाहिए। एक जो कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर है वो प्याज का रेट देखने के लिए 2 करोड़ की गाड़ी में बैठ के क्यों जा रहा है, क्या वजह है? अब उसे क्या पता। एक जो सरकारी जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके बच्चे सब बाहर पढ़ रहे हैं या इलाज बाहर हो रहा है, भाई उनका इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। उन्हें पता चले सरकारी अस्पतालों में एक वजीर सेहत है लेकिन उसका इलाज बाहर हो रहा है, क्यों?
ठीक है, वजीर तालीम है, उसके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, क्यों सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो उसे पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। हम तो हर वक्त अपने प्रोग्राम में ये चीजें उठाते रहते हैं, अवेयर करते रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखो, ये उन्होंने एक 10% लोग आप कर लें जो हमारे मुल्क को चला रहे हैं, वो हमारे ऊपर काबिज हैं चलाने के लिए, चलाने की हद तक, बिल्कुल, क्योंकि उनका कारोबार बाहर है, उनकी अस्पताल बाहर है, उनका डॉक्टर बाहर है, उनकी तालीम बाहर है, यहाँ पे उसका कुछ नहीं। तो यहाँ के हालात बेहतर कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? कमाने के लिए, यहाँ कमाने के लिए, यहाँ हमें कमाने के लिए, वो एक दो तरीके का है, तो वो लूटने के लिए, जैसे आपने फिर से कहा तो मुजाहरा करते हैं, तो मुजाहरा किस इमोशनल हो जाता है, बंदा कहाँ जाए, बंदे को जब रास्ता नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं लावा जाके फटेगा। तो ये हालात बहुत बहुत खराब हो चुके हैं। अल्लाह ताला बेहतर करे हमारे मुल्क के लिए, जो भी हो, जो भी वजीर आज़म बने, लेकिन मुल्क के लिए बेहतर हो, पब्लिक के लिए बेहतर हो, कोई ऐसे अशखास आए जो हम भी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं अपने इलाके के अंदर। मैंने कहा भाई हम आए हुए मैदान में, पहले तो लोग कहते बाबा कोई नहीं, हम किसको वोट दें, अभी हमने मैदान में उतर गए हैं, तो भाई हम खड़े हुए हैं, हम पहले भी खड़े हुए थे, आज भी खड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे, खिदमत के जज्बे से सरशार हैं। बिल्कुल, अरे जबरदस्त बात है, ये तो आवाम के लिए बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, हाफिज अब्दुल बर साहब का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और इन्होंने भी हमें ऑन कॉल ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज अब्दुल बर साहब। जी वालेकुम सलाम। हाफिज साहब, आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अहम फैसला आ गया है और आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली ख़त्म हो गई है, और सबसे ज़्यादा जो आज जो फ़ायदा मिला इस ताहयात नाअहली के ख़ात्मे का, वो नवाज शरीफ साहब और जो जहांगीर तरीन साहब थे उनको मिल गया। तो अब आप इसको कैसे देखते हैं? वो अब इलेक्शन 2024 में बड़े उससे इन हो जाएंगे और अपनी इलेक्शन कैंपेन भी शुरू करेंगे, नवाज शरीफ साहब भी और जहांगीर तरीन साहब भी। कैसे देखते हैं आप आज के फैसले को? नाज़रीन, कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर जो हमारी हाफिज़ अब्दुल बर साहब की जो ऑडियो है वो हम तक नहीं पहुंच रही। जैसे ही हमारा राब्ता उनसे बहाल हो जाएगा तो हम उनसे बात करेंगे। बात कर लेते हैं राव इमरान साहब से। राव इमरान साहब, बिलावल भुट्टो साहब का जो जेस्चर है वो अब थोड़ा ऐसा लग रहा है सॉफ्ट होता जा रहा है। अब वो मतलब उन्होंने जलसा किया या उन्होंने कोई तकरीब में खिताब किया और वहाँ पर PTI के नारे लग गए तो उन्होंने उसको बड़ा सॉफ्ट वो लिया। उसी तरह उन्होंने जो बुजुर्ग सियासतदानों के हवाले से जो उनके बड़े सख्त कड़े आ रहे थे बयानात, उस पर भी उनका ज़रा हाथ हल्का हो गया। तो अब वो दिल में जगह बनाने के लिए कोशा है ना। बिलावल साहब बड़े पुर उम्मीद है वज़ीर आज़म बनने के लिए, कहाँ और के? उनकी भागदौड़ भी इसी सिलसिले में है। अच्छा, उसके पुरजोश होने की वजह बता। पूछते हैं ना, आवाम पूछती है, देखें वो पूछती है कि अब देखिए कहाँ पर जाकर डेरा लगाया उन्होंने। अच्छा, लाहौर में मियां शहबाज शरीफ 2 दफ़ा इस हल्के से लड़ चुके हैं, यहाँ पर वो इलेक्शन लड़े। हौसला कहाँ से आया? हौसला जब आता है एक पहलवान को कि जब वो मैदान में उतरे तो सामने वाला पहलवान जो है लड़ने के लिए जो खड़ा था वो भाग जाए। अच्छा, शहबाज शरीफ का सियासी लतीफ़ा बताता हूँ, इसमें फिर मैं वहाँ चलूँगा। जी जी ज़रूर। शहबाज शरीफ साहब का सियासी लतीफ़ा ये है कि वो पंजाब के 3 बार वज़ीर आला रहे। ठीक है। और उन्होंने कहता है कि मैंने पंजाब को ऐसा बना दिया कि शायद पाकिस्तान में कोई भी जगह ऐसी ना हो कि एक टुकड़ा भी उठा के दिखा दे। तो बहुत बड़े बड़े नवाज शरीफ साहब ने अपनी 3 बार की हुकूमतों में उनको ललकार के कहा कि शहबाज शरीफ साहब को तारीफ़ें दी। और लतीफ़ा ये है कि वो जो पंजाब का दिल है वो लाहौर है, और सियासी बसीरत यह है कि वह कसूर और कराची से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लाहौर से नहीं लड़ रहे। ये किस चीज़ का खौफ है आपको? ये कहाँ का खौफ है? वो बिलावल वहां पर उतरा हुआ उसके हल्के में, लाहौर में उतरा हुआ है। उसकी ललकार तो बनती है ना, वो तो लड़ने से पहले सोचेगा कि मेरा मुकाबला किससे है। ठीक है, लेकिन उसका हौसले की दूसरी वजह यह भी है कि उसको पता है मैं यहां से नहीं जीता तो लड़काने से तो मुझे मिल ही जाएगा, असेंबली के अंदर मैं पहुंच जाऊंगा। दूसरा आपने बताया कि लेकिन बिलावल भुट्टो ने लियारी से क्यों नहीं किया? मतलब ये बड़ी अजीब सी लियारी बात है। से लियारी को कहते हैं लियारी कि में हमारा गढ़ ये है, हुआ था, पीपल्स पार्टी एक घर की छत गिर गई थी, उसके अंदर बड़े बड़े वोट जो थे ना वो दब गए थे। शकूर शाद साहब छत पे चढ़े तो धड़ाम से नीचे आ गए, उसमें बिलावल साहब भी मौजूद थे।
उस दिन से वो खौफ चढ़ा है उनको। लियारी से फैसला ये किया गया कि अगर सीट एडजस्टमेंट होती है अच्छा, नून ठीक है, लीग की, ठीक है। नून लीग की सीट हाफिज- एडजस्टमेंट एमक्यूएम से होती है तो लियारी से वहां पर हो जाएगा सिलसिला, नून हाफिज को साहब की मिलेगा। आवाज़ अब हम तक पहुंच जी। रही है और तकनीकी जो खराबी थी वो ख़त्म हो गई है। जी हाफिज अब्दुल बर साहब, आज बड़ी अहम समाअत हुई है और नाअहली का जो ताहयात नाअहली का जो वो केस चल रहा था 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली अब ख़त्म हो गई है, कलअदम करार दे दिया गया है। तो कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? क्या असरात मुरतब करेगा ये पूरे मुल्क की सियासत पर या बिलखुसूस सिंध की सियासत पर भी? बहुत शुक्रिया शुमैला। देखें, बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट तो नाअहली खत्म कर देगी उनकी, या एक जो इन्होंने कानून पास किया है कि ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए, जी जी। लेकिन अगर कोई शख्स नाअहल है तो वो उसकी अहलियत को सुप्रीम कोर्ट तो नहीं उसके अंदर कोई अहलियत डाल सकती ना। ठीक है। अब वो है ही नाअहल। अब एक बंदे को, एक रिक्शा चलाने वाले को या किसी को अगर आप हवाई जहाज उड़ाने के लिए कह देंगे तो वो हवाई जहाज तो नहीं उड़ा सकते। अब खान साहब हो गए, इमरान खान साहब हो गए या मियां नवाज शरीफ साहब हो गए, इन्होंने तो वो चीजें करके दिखाई हैं कि जो आज तक जो है वो 77 साल में इंडिया नहीं कर सका। तो ये हमारे जो अंदरूनी नहीं, नवाज शरीफ साहब तो 3 मरतबा वजीर आजम बन चुके हैं अब्दुल बर साहब, तो उनको तो आइडिया है वजीर आजम बनने का। 3 मरतबा इनके वजीर आजम आइडिया बनने का के शौक बाद भी है। हमारे मुल्क भी जिस नहज पर पहुंच गया है वो भी तो आप देखिए ना कि हमसे बाद में आजाद होने वाले मुल्क जो है वो कहां से कहां पहुंच गए हैं और हम कहां खड़े हैं। हमारी इकोनॉमी को किस स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस चीज का नोटिस ना लेते और हम ये तहरीक ना चलाते तो शायद हमारा मुल्क का दिवालिया निकल चुका। सर आपने तहरीक चलाई और मुल्क 16 महीनों में माइनस पे चला गया जीडीपी में। आप ये भी तो देखें, पेट्रोल 150 था वो 300 चला गया, डॉलर आप देखें 300 चला गया, मतलब जीडीपी से माइनस में चली गई। तो ये तो आपकी तहरीक कामयाब हुई ना काम हुई? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अगर इसको ना रोकते तो शायद ये 300 से भी ज्यादा जाता, ये 700 या 800 पे चले जाता और हम लोग जो है वो क्या कहते हैं डिफॉल्ट होने जा रहा था, मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था। लेकिन अच्छा। अब देखिए ना डॉलर कंट्रोल में आना शुरू हो गया है, इकोनॉमी स्टेबल होना शुरू लेकिन हो गई है। अब्दुल बर साहब, आपको नहीं लगता ऐसा कि शायद आपने इंटरप्ट करके हीरो बना दिया? क्योंकि अगर आवाम तक, जाहिर है आवाम भी देख रही थी, अगर वो 800 रुपए तक जाता तो ऑब्वियसली फिर तो सियासत खत्म हो जाती ना बानी पीटीआई की। जी, मुल्क ही खत्म हो जाता। बानी पीटीआई की अल्लाह रहम करे, कैसी बातें कर रहे हैं अब्दुल बर साहब आप। बानी पीटीआई की हैसियत नहीं है, हमारे मुल्क की हैसियत है। अगर अच्छा। हमारा मुल्क है तो हम जी जी, हैं। ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल जी जी, ठीक तो है। ये स्टेप लेना जो है वो बड़ा जरूरी था। लेकिन बात ये है कि उन्होंने इसका रिएक्शन क्या दिया। आप देखिए ना, उनके अंदर का जो मकरू चेहरा था वो सामने आया अवाम के। 9 मई को क्या किया इन्होंने? हमारे शोधा के जो है वो जो निशानियां थी वो तक इन्होंने जला दी और तोड़ दी। ठीक है। तो हमारी पाक अफवाज पर अच्छा अब्दुल बर साहब, हमारे साथ ना आज़ाद उम्मीदवार भी मौजूद हैं। ज़ाहिर है अब तो इलेक्शन 2024 आने वाला है, 8 फरवरी, तकरीबन 1 महीना ही रह गया है बस अब तो मुझे ये बताइए कि कराची में आपने इतना काम किया, इतनी कारकर्दगी दिखाई, तो आप मुतमईन हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ही को आवाम का एतमाद हासिल हो जाएगा? जी बिल्कुल एतमाद हासिल है। अब कराची में देखें, कराची में हमारी कारकर्दगी अगर थी, जब तक इनके पास हमेशा मेयर कराची जो है, लेकिन कराची वालों को तो आपसे बड़ी शिकायत है अब्दुल बर साहब। वो तो पीपल्स पार्टी का नाम नहीं सुनना पसंद, वो कहते हैं हमें कुछ दिया ही नहीं पीपल्स पार्टी ने, खंडर बना दिया कराची को, ये आवाम कहती है। देखिए बात ये है कि अवाम को ये अगर चंद लोग कहते हैं तो उसमें तो पूरी अवाम नहीं कह और अभी एक केस सामने आ गया, तरक्याती काम जो शुरू हुए हैं उनमें बहुत बड़ी करप्शन पकड़ी गई है। मतलब आप कौन सी करप्शन की बात कर रही जी हैं? अभी जो तरक्याती काम हो रहे हैं कराची में ना, उसमें लेन देन के मामले में एक बड़ी डॉक्यूमेंटेशन। ये देखिए, ये इस तरह के इल्जामात लगते हैं जहाँ पर काम होते हैं वहाँ पर इल्जामात भी लगते हैं। अच्छा। और ये पहली दफा मेयर कराची जो है वो अवाम ने उनको मेयर कराची चुना, और ये पहली दफा सिंध का जो है वो मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आया। ठीक है जी। आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही शुमैला।
अच्छा, मैंने अभी कोई सवाल नहीं किया आपसे, मैं आपका जवाब ही सुन रही थी। ठीक है अब्दुल बर साहब, आपकी आवाज़ को कोशिश करते हैं कि जो टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है उसको दुरुस्त कर लें और आपकी आवाज़ दुरुस्त तौर पर सुन सकें। नाज़रीन, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, बहुत अहम टॉपिक डिस्कस हो रहे हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और मेरे साथ राव इमरान सलमान साहब मौजूद हैं, मोहम्मद इब्राहिम सुमरो साहब मौजूद हैं, एडवोकेट हैं और सियासी रहनुमा हैं और आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। बार बार मैं इसलिए आपको बता रही हूँ आज़ाद उम्मीदवार है ताकि आप फोकस कर लें कि ये आज़ाद उम्मीदवार अभी क्या वादे करते हैं आवाम से और बाद में फिर ये क्या जेस्चर शो करते हैं, क्या रिस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि हमें शिकायत आवाम को यही होती है कि हमारे पास आता ही जो उम्मीदवार है उस वक्त जब उसे वोट की ज़रूरत होती है, उसके बाद फिर वो 5 साल वो नहीं नज़र आता, या जब तक हुकूमत रहती वो नज़र नहीं आता। इब्राहिम साहब से बात कर लेते हैं। इब्राहिम साहब, आवाम मुंतखब नुमाइंदों से क्या उम्मीद रखती है? आप जब जाते हैं अपने हलकों में, क्या डिमांड करती, क्या कहती है आवाम? क्योंकि आवाम को कुछ नज़र नहीं आ रहा, आवाम के तो चारों तरफ ऐसे लगता है आगे कुआं पीछे खाइए और दोनों अतराफ में तो पता नहीं क्या है। तो क्या है? बिल्कुल आप हकीकत परफेक्ट बात बता रही हैं। लोग मायूस हैं सियासी तंजीमों से बहुत, जिन्होंने बहुत अरसा इक़्तिदार में रहे हुए, उनके इक़्तिदार होते हुए भी अगर उनको फंडामेंटल राइट उनके, अगर किसी का गटर खुला हुआ है वो भी उसको मुहैया नहीं हो, किसी के पास पानी नहीं हो, वो मटका उठा के पानी के लिए जाए, किसी के पास नाली का मसला वो नहीं हो, बंदा जाए तो कहाँ जाए? और स्कूलों की हालत पूरी सिंध को देख लो, स्कूलों की हालत जाके आप देखो, कहीं पे छित नहीं है, स्कूलों की छित नहीं है। और इसी सर्दी के मौसम में बच्चे कहीं पे पुल पानी से, नहर से बच्चे गुजर के पानी, आपने मीडिया पे देखा होगा, ये क्या जुल्म है? जी जी बिल्कुल। हमने तो इतनी तरक्की तो कर ली, बिल्कुल, हमने बाहर के ममालिक के अंदर बड़े बड़े फ्लैट तो ले लिए, बंगले तो बना लिए, विगो तो ले ली, लेकिन हमारे पब्लिक के साथ ये बड़ा जुल्म है। इसी चीज को देखते मैंने पहले भी पब्लिक में रहा हूं, अभी भी पब्लिक की, मैं अपनी बिरादरी की एक हमारी शहीद 2 सुमरो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान जो रजिस्टर्ड तंजीम है, मैं उसका लायस फोर्स का सिंध का प्रेसिडेंट। अभी तो आपने कहा तंजीमों से आवाम जो नहीं, वो तंजीम नहीं, सोशल तंजीम है। देखो, सियासी नहीं, सियासी नहीं, अच्छा सियासी नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है। तो हम उसी प्लेटफॉर्म से हम लोगों के पास जाते हैं। ठीक है। अच्छा, आप आज़ाद उम्मीदवार हैं और अभी मुझे पता चला कि हाफिज़ अब्दुल बर साहब जो हैं वो NA 244 के उम्मीदवार हैं। हाफिज़ अब्दुल बर साहब, आपको क्या रिस्पांस मिलता है जब आप अपने हलके में जाते हैं? तो आवाम तो बड़ी नाउमीद है, वो तो कहती है कि बस जब उम्मीदवार आते ही उस वक्त हैं जब वोट की उनको ज़रूरत पड़ती है, इलेक्शन करीब होते हैं, वो आते हैं, काम भी उसी वक्त शुरू करवाते हैं। तो आपको कुछ इस तरह की रेजिस्टेंस मिलती है? देखिए जी, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की रेजिस्टेंस इसलिए नहीं मिली कि यहाँ पर मेरे हलके में NA 244 में कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो यहाँ पर उससे पहले जो है वो MKM जो है वो शब खून मारती थी, और उसके बाद जो है वो 2018 में PTI ने जिस तरीके से उनको हमारे सरों पर मुसल्लत किया गया, और PTI का कैंडिडेट जो था आफ्ताब साहब, उसको मेरा ख्याल में इलाके के लोग जो है उनकी शक्ल से भी शनाख्ता नहीं है। तो आफ्ताब कौन? आफ्ताब जहांगीर? जी जी जी। अच्छा जी। तो अब बात ये है कि लेकिन उनकी तो सोशल मीडिया पे बड़ी वीडियोस वायरल होती हैं, वो तो बड़े काम करते दिखाई दे रहे होते हैं, और मुझे तो इलाके में कोई काम नजर नहीं आया। मैं तो इलाके में अगर जब भी कैंपेन के लिए हम गए तो लोग हमसे बुनियादी मसाइल का जो है वो रोना रोते हैं कि हमारे पास पीने का पानी नहीं है हमारे पास। इससे पहले तो पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत है ना, आपकी तो 15 साल से हुकूमत है, पूरे सिंध पे हुकूमत है, तो फिर सिर्फ 244 के हलके को अगर एक काम नहीं हो रहा है तो आपका काउंटर चेक क्यों नहीं था उसके ऊपर? थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा अहम आपने जो है ना सवाल किया है, जी जी, इस सवाल को क्लियर करना बड़ा जरूरी है। और मैं चाहता हूँ कि इसको जरा गौर से इसको जरा सुना जाए मेरी बात को, कि देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 15 साल से है, इस पे कोई शक नहीं है, लेकिन बात ये है कि ये जो 15 साल से जो डेवलपमेंटल जो इदारे हैं, जो हमारे लोकल गवर्नमेंट के इदारे थे, ये MKM के मरून मिन्नत थे, और यह एक दफा जमात इस्लामी के पास रहे हैं, ये कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं रहे। और दूसरी बात ये है कि अब जब पाकिस्तान पहली दफा सिंध में, पाकिस्तान की तारीख में सिंध में पहली दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक जियाला मेयर मुंतखब हुआ है, मुर्तजा वहाब साहब,
اور آپ کو دیکھیں کہ مرتضی وہاب جو ہے وہ صبح سے لے کر رات تک آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اس دفعہ جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بھی کینڈیڈیٹ چنے ہیں وہ اسی حلقے کے ہوں گے. یہ بھی ایک دیکھیں بڑی خوشائند بات ہے کہ تاکہ حلقے کی عوام کی رسائی ہو ان تک اور حلقے کے عوام کے مسائل سن سکیں. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک آپ کا ایکسس نہیں ہوگا, جو ایکسیسیبل نہیں ہوں گے, تو عوام کیسے اپنے مسائل ان تک پہنچائے گی. اب بات یہ ہے کہ ہمیں میں علاقے میں نکلا ہوں, میں علاقے کے مسائل جب دیکھے ہیں تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ اس علاقے میں کیا کیا مسائل ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں, اور پھر میں خود ان چیزوں کو فیس کر رہا ہوں. اب یہ ساری چیزیں تو ہم خود فیس کر رہے ہیں. تو یہ عوام کا بڑا رجحان تیزی سے, عوام کو صرف ایک واحد امید ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب اس حلقے کی شکل کو بدل سکتی ہے, اور بنیادی جتنے بھی ڈیولپمنٹل کام ہوئے ہیں اس علاقے میں وہ ہماری یہاں پر ہمارا کینڈیڈیٹ نہ ہونے کے باوجود جتنا انفراسٹرکچر موجود ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنا کر دیا. اچھا, یہاں پر جو ہے وہ اگر پانی کی لائنیں دی ہیں یا دوسرے روڈز بنا کے دیے ہیں, انفراسٹرکچر بنا کر دیے ہیں, اگر سیوریج سارے یہاں پر گوٹوں تک پہنچائے ہیں, اور دوسری یہاں پر دیکھیں دیہی علاقے بہت زیادہ ہیں, بہت پسماندہ علاقہ ہے یہ, لیکن اس میں سرجانی ایک جو ایسا علاقہ ہے بیچ میں کہ میرے حلقے میں یہ سرجانی جہاں پر ایم کیو ایم کی اردو سپیکنگ, اردو بولنے والے لوگ بہت کثیر تعداد میں رہتے ہیں. اب میرے حلقے میں اگر 1.5 لاکھ ووٹ رجسٹرڈ ہے تو 1.5 لاکھ میں سے 1 لاکھ ووٹ تو تقریباً آپ سمجھ لیں سرجانی اور خدا کی بستی کا ہے. تو اب یہ دیکھیں نا کہ وہاں پر ڈیولپمنٹ, میں وہاں گیا, لوگوں کے پاس گیس کا, لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس گیس نہیں ہے, ہمارے پاس پانی نہیں ہے, اور جانے کے رستے ایسے ہیں. فور کے چورنگی والا اگر آپ روڈ دیکھیں, اگر آپ کبھی آپ کا گزر ہو ادھر سے تو آپ کو جو ہے وہ قیامت یاد آ جائے گی. عبدالبر صاحب, یہ تو آپ اگر گلشن کے بھی ایریے میں آ جائیں تو وہاں پہ بھی گیس نہیں ہے, وہاں پہ بھی گٹر ابل رہے ہیں, سڑکوں کا بہت برا حال ہے. یونیورسٹی روڈ اگر آپ آ جائیں, ہمیں 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے صرف اپنے گھر سے آفس آنے کے لیے. سر بہت برا حال ہے. جی یہی بات ہے کہ ہم سب کو یہ تو پورے کراچی کا برا. سر سب نہیں مل سکتے. سر اگر آپ سب ملیں گے تو وہ 16 مہینوں والی حکومت ہو جائے گی, پھر تو عوام کا اور جوس نکل آئے گا. میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں عوام کی بات کر رہا ہوں کہ عوام کو جو ہے وہ مل کر اس چیز کے, میں بھی سر عوام کیسے ملے گی, وہ تو آپ کو منتخب کریے نا. آپ میں تو ایک روایتی سیاستدان نہیں ہوں, میں روایتی سیاستدان نہیں ہوں کہ میں اس طرح کے لارے اور جھوٹے اور وعدے کریں. ہم کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ روایتی آپ نہیں ہیں سیاستدان, لیکن جو روایتی سیاستدان ہیں فرض تو ان کا بھی بنتا ہے کہ وہ عوام کی خدمت کریں. روایتی اور غیر روایتی کا کیا اس میں جو دیکھیں, روایتی اور غیر روایتی کا میں تھوڑا سا مطلب آپ کو سمجھا دوں. کچھ سیاستدان ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے سیاست کو اپنا پروفیشن بنایا ہوا ہے. ہم دیکھیں, ہم اب زیادہ تر لوگ جو میں اپنی بات کروں گا, اگر آپ نے میرے حلقے کی بات کی ہے تو میرا سیاست میرا پروفیشن نہیں ہے. میں کاروباری طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اور الحمدللہ میں خود اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں, سوشل ورک کرتے ہیں, زبردست, یہ تو بہت اچھی بات, مسائل حل کرتے ہیں, تو یہ سب چیزیں کرتے ہیں. اور کراچی میں اب دیکھیں, اب آپ کو یہ آج سے پہلے اگر آپ نے کبھی صفائی پارک دیکھا ہو, آج سے پہلے آپ نے کبھی میٹرو لائن کا یہ میٹرو دیکھا ہو, اور آپ نے یہ ابھی جو ریڈ لائن جو ہماری بس سروس شروع ہوئی ہے, اور اسپیشلی جو خواتین کے لیے پنک بس سروس کا. ٹھیک ہے عبدالبر صاحب, بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. میٹرو آپ نے بس سروس جو شروع کی, ریڈ لائن, ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے اچھی سڑک بھی ہونا بہت ضروری ہے. عمران صاحب آپ بتائیے, کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, عوام اعتماد کرے گی اب ان نمائندوں پہ, یہ جو پرانی سیاست چل رہی ہے 15 سالوں سے؟ اگر آپ عوام کی بات کریں تو عوام تو بہت کچھ چاہتی ہے, اور ایک ایسی سیاسی جماعت کو بھی چاہتی ہے جس کو مکمل طور پر دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے. اگر کھل کر بات کروں تو سیدھی سی بات ہے کہ عوام مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں چاہتی. ٹھیک ہے, جو باقی بچ گیا اسے چاہتی ہے. بالکل تنگ آئی, بہت تنگ آئی. یہ میرے بھائی ہے, میرا خیال ہے کہ ایک سماجی تنظیم بنا کر اگر اللہ تعالیٰ نے کو دیا تو اس طرح خدمت کر لیں, ورنہ کچھ نہ کچھ ایسا بھی کرنا پڑے گا کہ اگر ترقیاتی کاموں کی مد میں کچھ کام ہوا تو کچھ حصہ بلاول آؤس پہنچانا پڑے گا. اپنی جیب سے کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. عوام وہ چاہتی ہے کہ ہمارا پیسہ ہم پر ہی لگے. ٹھیک, عوام یہ چاہتی ہے ہم سے جو ٹیکس لیے جاتے ہیں ہم پر لگائے جائیں. وہ تو آج تک کہیں بھی نہیں ہوا. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس دیتی نہیں ہے عوام. وہ تو یہ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ یہ سوال کیوں اٹھتا ہے کہ عوام ٹیکس نہیں دیتی. مجھے تو لگتا ہے ہم جو چیز خریدتے ہیں
ہر چیز پہ ٹیکس دیتے ہیں، وہ ماچس کی ڈبی ہو لگتا نہیں ہے یا میڈم، کچھ ہے بھی ہو۔ ایسا لگتا نہیں ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ ٹیکس تو وہ چوری کر رہے ہیں جو بہت بڑے بڑے ٹائکونز ہیں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاسی منشور اٹھا لے یا نون لیگ کرے گی یا ایم کیو ایم نے نکالا ہے، 10 نکات والا ہاں سیاسی جب اس کو نکال لیں آپ، ایم کیو ایم کا بھی اٹھا لیں، اچھا، لیکن نیک نیتی اور وہ سوچ نہیں ہے جو عوام کو اس کا بھلا کرنے کے لیے ایک عام آدمی کے لیے انہوں نے، وہ سوچ نہیں ہے۔ عوام کو حکومت کسی کی بھی بن جائے، حکومت وہی بنے گی جو 16 مہینے چلی تھی۔ لکھ لیں میری بات کو یہاں پر، آپ کا جوتا اور میرا سر، اتنی بڑی بات کر رہا ہوں میں۔ حکومت انہیں کی بنے گی۔ اچھا، بلاول کا رونا پتہ کیا ہے؟ بھائی رات کے 2 بجے جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں مجھے کیوں نہیں بلاتے؟ کم سے کم میں یہ کہہ دوں گا اگر یہ ڈیسائیڈ کر لیا تو میرے پاپا کو صدر بنا دو، کچھ تو کریں۔ رونا یہ ہے، یہ شور شرابہ اس کھڑکی کے پار والی کھڑکی میں آواز پہنچانے کے لیے ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں آپ۔ کراچی کی عوام کی بدنصیبی یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ذائچہ کھینچ کے دیتا ہوں، 2024 میں بھی کوئی اچھے امکانات نہیں ہیں۔ وہی روایتی چہرے، وہی پرانے چہرے جس کے بھائی تشریح کر رہے تھے، انہی لوگوں نے آنا ہے تو ہو گیا نا کام ہمارا۔ اچھا ابراہیم یہ صاحب، 75 سال ہے، 175 سال ہو جائیں گے، کیا رہے گا؟ ارے تو صورتحال تو آپ تو بہت ڈرا رہے ہیں عمران ڈرا نہیں رہا، آپ تو، مجھے بتا دیں عوام تو کوئی ایسی پہلے ہی سوچ۔ نا امید ہے، پہلے ہی مایوس ہے، آپ اور ڈرائیں گے۔ اچھا میں بتا دوں، عالمی معیشت کی بھی بات کریں ہم تو پوری دنیا کے اندر معاشی صورتحال میں 2024 کے لیے بڑے بھیانک خواب دکھا دیے ہیں اقوام متحدہ کی طرف سے، کورونا سے لے کر دوسرے معاملات کے اندر پورے۔ لیکن ان ممالک میں جب ترقی ہوتی ہے تو پاکستان کے اندر کون سی دودھ کی نہر بہری ہوتی ہے؟ جب پوری دنیا رہے گی تو یہ تو مر جائیں گے سارے۔ دیکھیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس پہ تو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ سورج سے کچھ الیکٹرو میگنیٹک وہ ویوز آئیں گی اور سارا کچھ شٹ ڈاؤن ہو جائے گا، اور مطلب وہ تو ہر طرح سے ایک پریشر آ رہا ہے۔ 2024 کا سال جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے بہت زیادہ چیلنجنگ ہے، کسی بھی لحاظ سے، سائنسی لحاظ سے دیکھیں، سیاسی لحاظ سے دیکھیں۔ بہتر کام کر سکتا ہے چودھری شجاعت صاحب کو جو ہے نا اپنے آثار اچھی نہیں لگتے، یقین جانے اس کو حکومت دے دیں آپ۔ ان لوگوں کو مرنا یاد نہیں ہے، باقیوں کو، میں کاف لیگ کا نمائندہ نہیں ہوں، ان کو پتہ چل جائے مجھے مرنا ہے تو یقینی طور پہ اگلا تو جملہ دل میں یہ ہوگا کہ مجھے کلمہ میرے منہ پر آ جائے یا میں کوئی ایسا کام کر جاؤں جو حقوق اللہ، حقوق العباد کے اندر کچھ معاملہ رکھتا ہو، تو حقوق العباد کے لیے تو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے مرنا ہے۔ ان کو کسی کو یاد نہیں ہے کہ میں نے مرنا ہے۔ اگر ان کو یہ یاد رہے گا تو انشاءاللہ تعالی سخت فیصلے بھی کریں گے یہ، اور قربانیوں کا جذبہ بھی ان کے دل میں ہوگا۔ سخت فیصلے اور قربانیوں کا جذبہ یہ ہوگا کہ وہ بچے جو باہر پڑھتے ہیں وہ پاکستان میں لے کر آئیں۔ دیکھیں قربانیوں کا جذبہ تو ہے، عوام کو جتنا ان لوگوں نے قربان کیا، کسی نے نہیں قربان کیا۔ ابراہیم صاحب آپ بتائیے، ایسا لگ رہا ہے کہ 8 فروری کے جو انتخابات ہیں وہ تو ہونے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو انتخابی مہم ہے وہاں پہ کہیں کوئی گرمی دکھائی نہیں دے رہی، کوئی شور شرابہ نہیں ہے، کوئی جلسے جلوس نہیں ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے یا پھر ٹکٹ کی جو تقسیم کا جو چیلنج ہے پارٹیوں میں، وہ اس کی وجہ بن رہا ہے؟ اصلی بات یہ ہے جو الیکشن کروا رہے ہیں وہ اس طریقے کا ماحول بنا رہے ہیں۔ میں آر او کے پاس گیا تو آر او صاحب نہیں تھے۔ بھائی کہاں گئے؟ بھائی آر او کی ڈیوٹی ہے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ وہ صاحب آئیں گے 2 بجے کے بعد۔ جب میں نے شور شرابہ کیا تو صاحب دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے، صاحب آ گئے۔ اچھا وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہیں آ گئے، 3 نمبر کمرے میں بیٹھے تھے، آگے چلیں۔ حالات یہ اسی وجہ سے تو مجھے کالا کوٹ پہنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا خدا کو مانو میں وہ والا نہیں ہوں، اور کس وقت میں پبلک کے لیے آیا ہوں، میں کالا کوٹ اتار کے آتا تو مجھے سب کچھ۔ جی 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 ابراہیم صاحب، آج بھی میں گیا تو وہی حالات ہیں، کیونکہ ایسے وہ بتا رہے ہیں کہ مخصوص لوگوں کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ آئے گا، اس کو وہاں پہ انتقام کر دیا جائے گا، ہاں اس کو بتائیں گے، اس کے لیے گیٹ بھی کھلے گا، اچھا اس کے لیے وہیں لسٹیں۔ مجھے تک پولنگ اسٹیشن ہے، میں آج پولنگ اسٹیشنوں کے لیے گیا تھا، بھائی کتنے یہ دیوار پہ لگی ہوئی ہیں۔ ارے بھائی اتنا الیکشن کمیشن کا اتنا بڑا ادارہ ہے، وہ خرچ کر رہا ہے، ہم نے پیسے بھرے، ہمیں گائیڈ لائن تو دو کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو آپ یہ چیزیں رپورٹ نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کو یہ چیزیں فیس کر رہے ہیں آپ، تو کہیں کوئی ایسا ہاٹ لائن ہو، کوئی ایسا آپ کے پاس رابطہ ہو کہ جہاں آپ اس کو رپورٹ کر سکیں؟ یہی دیکھو نا آج یہ کنڈیشن ہے، میں آپ کے پاس یہ بول رہا ہوں نا، تو ہم چھپا نہیں رہے۔ میڈیا کا پلیٹ فارم تو ایک ہے، لیکن ایک کوئی ایسا کوئی نمبر یا کوئی ای میل ایڈریس الیکشن کمیشن کا جہاں آپ کی چیزیں رپورٹ ہوں، ایسا کچھ نہیں؟ وہ تو الیکشن میں ہوگا، لیکن یہاں پہ ادارے
बिल्कुल सोए हुए। आप किसी इदारे को भी देख लो, हमारा लॉ इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर है, थाना है, बंदे किसी से मोबाइल छीन जाएगा, वो जाएगा थाने पे, पहुंचेगा तो 10-20 सवाल उससे ऐसा करेगा, वो कहेगा यार मैं चला जाऊं, फोन तो चला गया लेकिन ये मुझे फिर बिठा देंगे। तो ये मुल्क की हालात हुई। जब तक देखो 30 दिन बचे हैं, 28 दिन बचे हैं इलेक्शन में, अभी मैं कंप्लेन करूंगा, कौन सुनेगा, कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट की क्या कंडीशन है, हाई कोर्ट के अंदर लोग धक्के खा रहे हैं, इलेक्शन का काम हो रहा है, बाकी केसेस नहीं चल रहे। बहुत सारे फैक्टर्स है उसके ये खाली ये नहीं है कि मतलब अवाम जो है वो मायूस है। पीपल्स पार्टी को कभी भी काम करने ही नहीं दिया गया, हमेशा मखलूत हुकूमतें बनती रही। एमक्यूएम जो है वो कराची को जो है वो उन्होंने यरगमाल बनाए रखा, पहले बंदूक की नोक पर बनाए रखा, फिर उसके बाद जब उनका मेयर आया तो उन्होंने, हम तो देखें अपने शहर की बात करेंगे, हम कराची के रहने वाले हैं तो हम कराची की बात करेंगे। पहले बंदूक की नोक पर लोगों को यरगमाल बनाए रखा, लोगों को डराए रखा, और उसके बाद जो है जब उनका मेयर आया वसीम अख्तर तो वो ये रोता रहा मेरे पास इख्तियारात नहीं है। बात ये है कि देखें जब तक इख्तियारात और ये सारी चीजें, अब मुर्तजा साहब भी तो काम कर रहे हैं। अब देखिए बात इख्तियारात जो है वो इंसान को जब काम, इफ देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज वे। तो अगर आपके पास आपका काम करने की नीयत ही नहीं है तो आपके पास 100 बहाने हैं। इसका मतलब है कि वसीम अख्तर साहब सही कहते थे कि उनके पास इख्तियारात नहीं थे इसलिए वो काम नहीं कर पाते थे। उनके पास बिल्कुल इख्तियारात थे। कौन से इख्तियारात नहीं थे उनके पास जो ये बात करते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं थे? उससे पहले मुस्तफा कमाल साहब के पास भी इख्तियारात थे, लेकिन कोई प्रोजेक्ट नहीं दिए, कोई काम नहीं किए। देखिए अगर जितने भी काम हुए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए। अभी आपने ये देखे यूनिवर्सिटी रोड पे कितना अच्छा बेहतरीन प्रोजेक्ट बना कि ये यूनिवर्सिटी बना नहीं, अभी बन रहा है सर जी, अभी तो बन रहा है, प्रोसेस में। 1 किलोमीटर भी नहीं बना रोड, 1 किलोमीटर सर। अभी तो आप फीता लेके नापे, 5% भी काम नहीं हुआ उस पे जी। अभी तो 5% काम भी नहीं हुआ अब्दुल बर साहब। तो जो काम तो चल रहा है, काम तो देखिए प्रोजेक्ट इतनी जल्दी से ये रातों रात तो नहीं खत्म हो जाते काम, कि कोई ऐसी जादू की छड़ी तो नहीं है कि रातों रात काम खत्म हो जाएंगे। सर मुस्तफा कमाल साहब ने तो अपने टेन्योर में बहुत काम कर लिया था। करना है तो अच्छा काम तो अच्छे काम। सर मुस्तफा कमाल साहब ने किया था ना, देखे उन्होंने सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाए थे, उन्होंने आज तक वो चल रहे हैं। जी, मुस्तफा कमाल साहब जो है वो उस वक्त मुझे याद है, मैं उस वक्त मुस्तफा खुदाल साहब के नाम से मशहूर थे, पूरा कराची सिर्फ खोद के छोड़ दिया था उन्होंने। तो बात ये है कि बाकी काम जो कंप्लीट किए हैं वो पीपल्स पार्टी ने किए हैं। अच्छा जी। और नेमतुल्लाह साहब ने भी तो बड़ा काम किया था सर जी। सॉरी, नेमतुल्लाह साहब ने भी तो बड़ा काम किया था। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने बड़ा काम किया है कराची के लिए। मतलब क्या किया, मुझे मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने क्या काम किया सर, क्योंकि आप रिवायती सियासतदान नहीं है ना सर, आप रिवायती सियासतदान नहीं है इसलिए आपको। लेकिन हम इनकी गुफ्तगू से लगता है अच्छे आदमी की कामयाबी जरूरी है। रहने वाले तो हैं, मुझे भी तो बताया जाए। सर आपके लिए कमेंट आ गया है, राव साहब कह रहे हैं कि आपकी गुफ्तगू इतनी बेहतरीन है, आपको आगे आना चाहिए और आप सिंसियर हैं। ये बहुत बड़ा कमेंट है आपके लिए। बिल्कुल, हम इस शहर का दर्द रखते हैं, हम इस शहर के बासी हैं। बिल्कुल हम इस शहर के रहने वाले हैं तो हमें शहर का दर्द है, हमने कुर्बानियां दी हैं शहर के लिए। ठीक है अब्दुल बर साहब, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया और हम दुआ गो हैं कि अच्छे लोग सामने आए जो आवाम के लिए खिदमत कर सके। अब क्योंकि अब आवाम के भी अब जूस नहीं रहा, कुछ नहीं रहा आवाम के बाद। इब्राहिम साहब आप बताइए, सियासी दर्जा हरारत तो बड़े अपने उरूज पे चल रहा है, बयानात बड़े हैं, दावे बहुत हैं। 10 नुकाती उन्होंने दे दिया है, 29 नुकाती इन्होंने दे दिया है, बाकी PTI कुछ दे देगी। तो ये नुकात तक ही महदूद रहेगा, आगे क्या होने जा रहा है? क्या यही सियासी तंजीमें हैं, शुरू से मंशूर देते आ रहे हैं। अगर पहले वाले मंशूर पे अमल करते तो दूसरा नया शेड्यूल देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पहले वाला भी तो मंशूर था ना, जिस पे पीपल्स पार्टी चली और सियासी तंजीमें चली, वो चली ना। रोटी कपड़ा और मकान वो कहाँ गया सर? वो छिन गया ना सारा। उन्होंने चला गया, रोटी कपड़ा और मकान वो चला गया। अभी कौन सा नया मंशूर है? मंशूर पब्लिक को कोई नहीं चाहिए। मंशूर ये चाहिए आप आटा सस्ता करो, बिजली सस्ती करो, रेट लिस्ट पे कंट्रोल रखो, गुड गवर्नेंस दो, लोगों को फंडामेंटल राइट दो। 10 किलो आटे की बोरी जो है वो 1600 रुपए की, 1600 रुपए की, तो गरीब बच्चा कैसे गुजारा कर रहा है? और गंदम की हालत, चावल 400 रुपए, किसान है उनको खाद नहीं मिल रही, वो ब्लैक में मिल रही है। अभी हम और आप तो कराची में बैठे हुए, लेकिन देहात के लोगों को तो देखो, वोट भी वही देते हैं, धक्के भी वही खाते हैं।
تو یہ گڈ اس کا مطلب ہے گورننس غلطی ان کی ہے۔ یہ غلطی غلطی پبلک ہم سب ہیں۔ اس دفعہ پبلک کو سوچنا چاہیے، ینگسٹر کو سوچنا چاہیے، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، اگر ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے تو 10 سال 5 سال ان کو پھر پریشان ہونا نہیں پڑے گا۔ ابھی صاحب نے جیسے صاحب نے کہا تو یونیورسٹی روڈ پہ، میں یونیورسٹی روڈ پہ رہتا ہوں، صفورہ پہ رہتا ہوں، جہاں پہ میں ہائی کورٹ میں 15-18 منٹ میں پہنچتا تھا، پورا روڈ کھول دیا۔ جہاں پہ 4 ٹریک چلتے تھے وہاں 1.5 ٹریک چل رہا ہے، ایک گاڑی کراس کر رہی ہے، مجھے پونا گھنٹہ لگتا ہے، اور کام اندر جا کے دیکھو تو 0۔ بھائی کیا مقصد تھا اس کو بلاک کرنے کا؟ اگر آپ کو کام کرنا ہے تو 1 کلومیٹر بنا لو، 1 کلومیٹر میں لوگ پریشان ہوں گے، 10 کلومیٹر میں تو نہیں ہوں گے۔ ابھی ان کو سمجھ آئی ہے، ابھی بلاک اٹھائے جا رہے ہیں، ابھی وہ ٹریک کوئی اس کو بند کر رہے ہیں، کام ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو کہتا ہوں 0۔ تو یہ حالات ہے، یہ پوری کراچی کے اندر، پوری سندھ کے اندر۔ دیکھیں اچھی بسیں ہم لے آئیں گے، لیکن اگر روڈ اچھی نہیں ہوگی، روڈ پہلے بھی اچھا تھا نا، یہ یونیورسٹی والا روڈ بنا تھا، اسی روڈ پہ چلا دیتے، ابھی بھی بسیں چل رہی ہے نا اسی روڈ پہ، تو پہلے بھی چلنے میں کیا تھا؟ تو اگر آپ کو بنانے کی نیت ہو، اگر آپ صبح کے وقت تو اتنا برا ٹریفک جام ہوتا ہے، اور شام کو بھی 4-5 بجے اتنا برا حال ہوتا ہے، یہ بہت کراچی کے لوگوں کے لیے روز کا معاملہ ہے، ایک دن کا نہیں ہے۔ یہ فیول، پریشانی، بچوں کو چھوڑنا اسکول، پیٹرول الگ مہنگا ہو گیا، مہنگائی بہت شدید ہو چکی ہے ابراہیم صاحب، بہت شدید ہو چکی ہے۔ ابھی دیکھیں جو LPG ہے وہ 300 روپے 260 جا رہی ہے، اور اب 300 کا ہو جائے گا 1-2 دن میں۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، جس سے عوام مطلب گیس کے ریٹ بڑھا دیے، ابھی جو 200 روپے کا گیس آتا تھا ابھی 1200 روپے کا گیس کا بل ہے، گیس نہیں ہے، جو گھریلو صارفین ہے گیس نہیں آ رہی ہے، نہیں آ رہی، پھر بل آ رہا ہے۔ مرغی اور انڈوں کی قیمت جو ہے وہ اپنے، اب تو لوگ کہتے ہیں کون سا ہیرا ہے، یہ پبلک خود مرغی ہو گئی ہے، سب کچھ الگ تماشے کیے ہوئے، مہنگائی انتہا کو ہو چکی ہے، اب لوگ کیا کھائیں؟ یہ گرد کھا رہے ہیں، مٹی کھا رہے ہیں۔ چھوٹا سا کمنٹس کروں گا۔ جی آپ اپنا ٹائم لیں، بولیں آپ۔ یہ مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ ایک حکومت جب وعدے کرتی ہے تو اس کے لیے آنے کے بعد ان وعدوں کو پورا کرنا کیوں مشکل ہو جاتا ہے؟ جلسہ گاہ کو 2 کلومیٹر تک سجانے والا آڑتی ہوتا ہے، بزنس مین ہوتا ہے۔ جلسہ گاہ کے پنڈال کے اندر 5000 کرسیوں کا خرچہ اٹھانے والا اور ٹینٹ سمیت تمام، اور اس کے ساتھ 3000 دیگے پہنچانے والا بزنس مین ہوتا ہے، آڑتی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں یہ تمام اشیاء خرد و نوش کا کنٹرول ہے۔ تو وہ ادھر سے پورا کرتے ہیں۔ سن تو لیجیے کیسے پورا ہوتا ہے۔ میں آ رہا ہوں، میرے راستے میں زلفیں بچھائی جا رہی ہیں، بڑی میں خطرناک، آ رہا ہوں تو بھرپور طریقے سے خرچے اٹھائے جا رہے ہیں، اب میں جیت چکا ہوں اور میں گھر کے باہر کھڑا ہوں، شکایت میری آئی ہے، شکایت اس آڑتی کی آئی ہے کہ اس نے آلو مہنگا کیا ہے، بزنس مین کی آئی ہے کہ اس نے گھی مہنگا کیا ہے، لیکن میں اس کے خلاف نہیں بول سکتا، یہ وہ ہے جس کی وجہ سے میں یہاں ہوں۔ یہ بہت زبردست بات کہی ہے، میں یہاں ہوں، مجھے بتائیں میں اس کے کیسے کروں؟ کل میں نے پھر آنا ہے۔ آپ نے تو بے نقاب کر دیا سب کو۔ یہ ہے وہ وجوہات، یہ سخت فیصلے، کڑے فیصلے، انہی کی وجہ سے بن جاؤ، لیکن بعد میں مکر جاؤ، یار کچھ غریب عوام کا سوچو۔ یہ ہے وہ سارے پھر وہ معاملات۔ سیاست کہاں گئی؟ وہ سیاست تو پھر وہیں پہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ اپنی جیب سے تھوڑی کرے گا کہ سستا کرو۔ ٹھیک، اور اس کا حل کیا نکلے گا؟ اس کا حل وہی نکلے گا جو پچھلی 75 سال سے نکلتا چلا آ رہا ہے، ہم وہی دھاگ کے 3 پات، آوے کا آوا بگڑا ہوا کبھی نہیں سدھر سکتا۔ آپ عوام کو جو نا مشکل کر دیں گے، آپ عوام کے لیے، عوام تو بہت زیادہ۔ دیکھیں مجھے وہ ڈاکٹر اچھا لگتا ہے جو کہتا ہے اس کو گھر لے جاؤ، اس کو کھلاؤ پلاؤ، ساتھ والا رونے لگ پڑتا ہے، بھائی ایسا کیا ہو گیا، نہیں اس کو لے جاؤ، لیکن ایک ڈاکٹر ایسا ہوتا ہے کہتا ہے کہ آپ، میں نہیں چیک کرتا اس کو، لیکن رستے میں مر جاتا ہے، اس کو بتا دیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کو بتا دیا جائے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہی تو وہ جذبے جو وہ اپنے بچوں کو دیکھ کر اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے، چہروں کا صحیح استعمال کریں گے، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ووٹ کا استعمال ہم کر کے تو صحیح آ جاتے ہیں، مگر جیت اسی کی ہوتی ہے جو 15 سال پہلے مر گیا ہوتا ہے، اسی کا ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو وہ پھر وہ EVM والی جو EVM جو مشین تھی وہ کارگر تھی؟ وہ یقین جانیں کہ EVM مشین ایسے ہے کہ اگر آپ فنڈ ریزنگ کے لیے میدان میں اترے جی تو EVM اس طرح بیٹھتا ہے جیسے انٹرنیٹ بیٹھ جاتا ہے۔ اچھا،
चले ठीक है। नाज़रीन, हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद थे राव इमरान सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद इब्राहिम सुमरो साहब, आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आने के लिए। हाफिज़ अब्दुल बर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने भी वक्त निकाला। नाज़रीन, मेरा भी एक मैसेज है, आज साल 9 की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम जो है वो उसका आगाज़ कर दिया गया है और 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। तो बराए मेहरबानी आप सब ज़रूर अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ये कतरे पिलाएं ताकि पोलियो से हमारा मुल्क जो है वो निजात हासिल कर सके। और दुआ हमारी यही है कि इंतखाबात फ्री एंड फेयर हों ताकि